हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 लेक्चर के अंदर। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को खत्म करने वाले, फिर हम अगले दिन से जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं देखो मैं बताता हूँ। जो एटम होते हैं, एटम स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तब क्या है, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, उसी को बोलते हैं आयन। ठीक है। हाँ, आयन क्या होती है? आयन चार्ज स्पीशीज होती है। आयन क्या होती है? चार्ज स्पीशीज होती है, जो कि कैसे चार्ज होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यानी एटम जो है स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तब क्या होता है, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, उसी को बोलते हैं आयन। अब जो आयन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायन, उनको बोला जाता है कैटायंस। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं उनको बोलते हैं एनायन। अब मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? आयन बोलूंगा इसको, आयन। अरे प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब यानी प्रोटॉन्स ज्यादा है। देखो पहले हाइड्रोजन था, ये क्या है? ये एक एटम है। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, तो इसको क्या बोलूंगा? आयन। और ये प्लस चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। या कह सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है। वैसे यूजुअली क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के अंदर। यानी जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तब क्या होता है, जब जो एटम होता है ना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एटम के ऊपर चार्ज आ गया, इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर प्लस चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो Cl माइनस का चार्ज हो जाता है। यानी क्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का निशान आ जाता है। ये क्या है? आयन। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तभी इसके ऊपर जो है नेगेटिवली चार्ज आया। तो ये था आयंस। यानी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आयन क्या होते हैं? आयन चार्ज स्पीशीज होती है, जो कैसे बनती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, तब उनको आयन बोलते हैं। सर चार्ज कैसे आता है? चार्ज आता है, देखो वैसे तो एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या लूज होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इम्बैलेंस हो जाएंगे, इसी इम्बैलेंस की वजह से ही चार्ज क्रिएट होता है और उसको बोलते हैं आयन। आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन एंड आयन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। या फिर अगर यहाँ पर एक लगाए ना, देखो यहाँ पर एक कुछ नहीं का मतलब एक होता तो एक इलेक्ट्रॉन कम ही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन से। और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को बोलते हैं अनायन। अनायन यानी क्लोरीन स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो था आयंस। अब बात करते हैं आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको निकालना बता देता हूँ, फिर बाद में तीन फॉर्मूले भी हैं वैसे ही जैसे मॉलिक्यूल में थे बताऊंगा। जैसे ये है SO4 2-, ये एक आयन है, इसके ऊपर चार्ज है, यानी इसके पूरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन याद होने चाहिए। जैसे सल्फर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? 32, 16, ऑक्सीजन को 16 और 8। तो प्रोटॉन कितने होंगे वैसे ही निकालने जैसे मॉलिक्यूल के अंदर निकालते थे।
हर एक एलिमेंट के अंदर इंडिविजुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो और कितने भी एलिमेंट हो सभी के निकाल कर उन सभी को जोड़ दो। एक सल्फर एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं 16, इनटू में कितने सल्फर एटम है 1, प्लस में एक ऑक्सीजन के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं 8, इनटू में कितने ऑक्सीजन एटम है 4, तो क्या आ गया 16 प्लस 32 यानी हो गया 48, यानी प्रोटॉन कितने आ गए 48 प्रोटॉन आ गए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐसे ही निकाले। एक सल्फर के एटम के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं A-Z करके 32 - 16 यानी एक सल्फर के एटम के अंदर 16 न्यूट्रॉन होते हैं, इनटू में कितने सल्फर के एटम है 1, प्लस में एक ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन है 8, इनटू में कितने ऑक्सीजन के एटम है 4, तो आ जाएगा 16 प्लस 32 48 न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल होता है निकालना, वही सबसे अलग भी है, आइए इसको भी देखते हैं स्टार लगा दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर वैसे मैंने क्या बताया था, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम स्टेबल हो मतलब न्यूट्रल होता है, सॉरी तो न्यूट्रल होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तभी तो न्यूट्रल होगा। लेकिन यहाँ पर चार्ज आएगा तो इसका मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी प्रोटॉन कितने थे 48 और प्लस 2 50 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। 50 कैसे है, देखो इसका फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में प्लस कर दो अगर नेगेटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में प्लस कर दो अगर नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ये चार्ज नहीं होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन चार्ज आ गया वो भी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन कितने थे 48, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 48 और 2 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। या इसका फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, कितने प्रोटॉन है उनमें ऐड कर दो नेगेटिवली चार्ज को, चार्ज नहीं लेना, नेगेटिव चार्ज क्या है कितना 2 को ऐड कर दो तो आ गया 50। क्या सर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो माइनस कर देते, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में माइनस कर देंगे अगर पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, तो अगर यहाँ पर +2 होता तो मैं 48 में से 2 माइनस कर देता तो 46 इलेक्ट्रॉन आ जाते, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस कंसीडर करेंगे। अब मैं इनके 3 फॉर्मूले बता देता हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूले, दोनों इन प्रोटॉन के न्यूट्रॉन का तो फॉर्मूला सेम, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला में कुछ चेंज, तो ये अब इसके फॉर्मूले बता देता हूँ कि एक आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। आइए बात करते हैं आयन के बारे में। एक आयन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकाले, आयन्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकाले, समेशन इनटू में जेड वैल्यू ऑफ एटम, जेड वैल्यू ऑफ एटम इनटू में टोटल नंबर ऑफ एटम, इनटू में टोटल नंबर ऑफ एटम, ऐसे करके निकालते हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी सेम फॉर्मूला जैसे मॉलिक्यूल में था, समेशन इनटू में A-Z वैल्यू ऑफ एटम, A-Z वैल्यू ऑफ एटम इनटू में टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूले में थोड़ा यहाँ पर अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें ऐड कर दो अगर नेगेटिव चार्ज है तो, ऐड कर दो अगर नेगेटिव चार्ज है तो, जैसे मैंने पहले करा था। अगर पॉजिटिव चार्ज है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल ली पहले, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दो। ये ऐसे निकालते भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये थे 3 फॉर्मूले। अब बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ये देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होती है, सिर्फ एक नंबर होती है। वैलेंसी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा वैलेंसी क्या होगा, नंबर। वैलेंसी क्या होती है, कोई अभी मैंने क्या बताया, कोई भी जो एटम होता है ना वो स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। यानी वैलेंसी में ये बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरे जाते हैं ऑर्बिट के अंदर, वो होता है 281। तो फिर सोडियम, अब सोडियम स्टेबल तब होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी सोडियम स्टेबल तब होगा जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सर
ये स्टेबल तभी क्यों होगा जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। मैं इसका राज जो बताऊंगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल क्यों होता है, अभी बात करते हैं इसके अंदर। यानी जो सोडियम है वो तभी स्टेबल होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो +1। तो जो इसकी वैलेंसी है वो, इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, इसकी जो वैलेंसी है 1 है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। प्लस माइनस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, माइनस बताएगा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अभी माइनस का एग्जांपल, जैसे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287 होता है, यानी ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl माइनस में जाकर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है वो भी 1 ही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। प्लस माइनस हमें बताता है, प्लस तो बताएगा इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, माइनस बताएगा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और वैलेंसी 1 है, क्योंकि दोनों ने ही, एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये थी वैलेंसी, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होती है, प्लस माइनस हमें ये बताता है इलेक्ट्रॉन गेन किया लूज किया, बस। इसके बारे में भी और ज्यादा जानना ही है, डिटेल्ड, इसका जो डिटेल्ड डिस्कशन है, यानी जो वैलेंसी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इन चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा रहेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 11। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन कैटायंस और अनायंस को, जो कि आपको याद रखने हैं अलोंग विद देयर वैलेंसीज। आइए बात करते हैं कुछ कॉमन कैटायंस के बारे में, और उनकी वैलेंसी भी हम याद रखें। जैसे हाइड्रोजन पर होता है +1 चार्ज, सोडियम पर +1, पोटेशियम पर +1, सिल्वर पर +1 होता है, कॉपर पर +1 होता है, गोल्ड पर भी +1 होता है, अमोनियम पर +1 होता है, कैल्शियम पर +2, मैग्नीशियम पर +2। जो कॉपर पर +1 भी है यहाँ पर और कॉपर पर +2 भी है, तो जो कॉपर +1 होता है इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस आयन। और Au पर +1 होता है और Au पर +3 भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरस। Cu+1 को बोलते हैं क्यूप्रस आयन, Au+ को बोलते हैं ओरस आयन। यहाँ पर बेरियम पर +2 चार्ज, कॉपर पे +2 चार्ज, जबकि कॉपर पर +1 भी होता है +2 भी, तो कॉपर +2 आयन को बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है, तो Fe2+ को बोलते हैं फेरस आयन। Zn पे +2 चार्ज होता है, कोबाल्ट पर +2 होता है, लेड पर +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, Fe पर +2 होता है, तो Fe+2 आयन को बोलते हैं फेरस आयन। Fe3+ को बोलते हैं फेरिक आयन। क्या बोलते हैं, फेरिक आयन। क्रोमियम पर +3 चार्ज होता है, Au पर +3 भी होता है, Au पर प्लस चार्ज होता है तो ओरस आयन, Au पर +3 चार्ज है तो ओरिक आयन। ओरिक आयन। Sn यानी टिन पर +4 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं स्टेनिक आयन, इसको बोलते हैं स्टेनिक आयन। और लेड पर +2 चार्ज भी होता था, हाँ, और लेड पर +4 भी होता है, तो लेड +4 का नाम का एक स्पेसिफिक नाम, इसको बोलते हैं प्लम्बिक आयन। क्या बोलते हैं, प्लम्बिक आयन। और Mn पर मैग्नीज के ऊपर +4 चार्ज होता है। आपको जो ये कुछ चुनिंदा एलिमेंट लिखे हुए मैंने, इसको याद रखना। अब बात करें कुछ कॉमन एनायंस के बारे में। हाइड्रोजन पर चार्ज -1 होता है, क्लोराइड पर -1, ब्रोमाइड पर -1, आयोडाइड पर -1, हाइड्रोक्साइड पर -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट पर -1, ऑक्साइड पे 2-, सल्फाइड पे 2-, कार्बोनेट पर 2-, सल्फाइड पे 2-, सल्फेट पे 2-, साइनाइड पर -1, नाइट्राइड पे 3-, फॉस्फेट पे 3-, नाइट्रेट पे -1, नाइट्राइट पे भी -1। अब एक इम्पोर्टेंट बात, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। और जिसकी वैलेंसी 2 होती है, उसको बोलते हैं डाईवैलेंट। क्या बोलते हैं, डाईवैलेंट या फिर बाईवैलेंट। जिसकी वैलेंसी 2 होती है उसको बोलते हैं डाईवैलेंट या बाईवैलेंट, और जिनकी वैलेंसी 3 होती है उसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। ऐसे ही बस नाम है। अब जिसकी वैलेंसी 4 होगी उसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट, उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या सर वैलेंसी 4 होती है, हाँ होती है। कार्बन पर 4- चार्ज होता है, इसको बोलते हैं कार्बाइड आयन, इसको बोलते हैं कार्बाइड आयन। तो वैलेंसी 1 है तो मोनोवैलेंट, वैलेंसी 2 है तो डाईवैलेंट या बाईवैलेंट, वैलेंसी 3 है तो ट्राईवैलेंट, और वैलेंसी 4 है तो टेट्रावैलेंट। एग्जांपल है कार्बन पर 4- होता है, कार्बाइड आयन बोलते हैं इसको। अब
सीखते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है किसी भी कंपाउंड का। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा, और भी बहुत सारे सुने होंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कंपाउंड का हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उन एलिमेंट की, जो कंपाउंड और एलिमेंट मैंने आपको बताया उनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाना है, फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, दो एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है +1। वैसे +1 -1 वाली कोई बात नहीं है, प्लस माइनस हमें इतना ज्यादा याद नहीं रखना, हमें पता होना चाहिए वैलेंसी कितनी। इसकी वैलेंसी 1 होती है हाइड्रोजन की, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। वैसे बता तो -1 होती है, लेकिन हमें माइनस प्लस अगर भूल भी गए ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन पर जो वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, तो इनके नीचे वैलेंसी लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H1Cl1, ये 1 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो HCl लिख दो डायरेक्ट। अब बनाते हैं कार्बन क्लोराइड का। अब किसका फॉर्मूला बनाते हैं, कार्बन क्लोराइड का। कार्बन क्लोराइड, कार्बन पर वैलेंसी कितनी होती है 4, मैंने अभी बताया, और क्लोराइड पर 1, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा C के नीचे 1, Cl के नीचे 4, तो इसको लिख देंगे CCl4, जो था कार्बन क्लोराइड का फॉर्मूला। तो ऐसे बनाते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला इन कंपाउंड का। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा HCl। अरे यहाँ पर कार्बन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा CCl4। तो ये थे केमिकल फॉर्मूला, क्या था किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब हमने ये भी सीख लिया, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है साइंटिफिक नोटेशन, यानी किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। समझे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसका यूज क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। साइंटिफिक नोटेशन, जो साइंटिफिक नोटेशन है यानी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, हमें जरूरत क्यों पड़ी साइंटिफिक नोटेशन में नंबरों को लिखने की। देखो कई नंबर क्या होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हमें बहुत बड़े बड़े नंबरों के बारे में डील करनी होती है। जैसे एक नंबर ये 0.00000000000413। अब इस नंबर को लिखना, तो इन नंबर को बार बार लिखूंगा क्या, बार बार लिखना हो तो बार बार मैं इतनी मेहनत करके लिखूंगा क्या। इसी नंबर को, इतने बड़े बड़े नंबरों को एक आसान वे में लिखने का ही तरीका होता है, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आइए समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर हमें किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो उसको लिखते हैं n इंटू में 10 की पावर n की फॉर्म में। चलिए n क्या है, जो कैपिटल N है, ये 1 और 10 के बीच का नंबर है, कोई भी बिटवीन 1 एंड 10, ये 1 और 10 के बीच का नंबर है, लेकिन ये 10 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। तो इसको लिख देता हूं मैं, देखो ऐसे लिख देता हूं, जो ये n है ये 1 से 10 के बीच का नंबर है, लेकिन 1 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता ये, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर निशान इक्वल टू का निशान नहीं लगा है, इसलिए n की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। ये तो 10 की पावर n है, स्मॉल n, ये तो पावर है किसकी, पावर है 10 की, ये तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो कैसे लिखे सर नंबर को इस फॉर्म में, आइए दो रूल है इसके, दो रूल, बस वे दो रूल समझ लो। whenever we move towards left power becomes positive, whenever we move towards left, यानी कभी भी हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो जो हमारी पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। आइए समझते हैं इसको। जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको लिख देंगे 4.132567 इंटू में 10 की पावर 9, क्योंकि मैंने लेफ्ट में मूव किया और ऐसे ही मूव करना है 1 2 3। एक सिंपल और आसान तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, और इसको लिख देंगे 4.13 इंटू 10 की पावर 9 शॉर्ट में, क्योंकि मैं डेसिमल के बाद के एक नंबर का जो थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बाकी नंबर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो इसी नंबर को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब दूसरा रूल है इसी का एक रूल और है, आइए वो और समझ आता हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ। जो दूसरा रूल, whenever we move towards left, towards right, अगर मैं कभी भी राइट में मूव करता हूँ तो जो पावर होगी, जो 10 की पावर होगी, पावर बिकम्स नेगेटिव, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी पावर।
एग्जाम्पल ये लिखा 0.0000000413 ऐसा नंबर लिखा, तो राइट में मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको लिख देंगे 4.13 × 10⁻⁸। सर आपने यहाँ पर डेसिमल क्यों लगाया, यहाँ पर क्यों नहीं लगा? अगर मैं यहाँ पर लगा देता तो यहाँ पर 41 हो जाता, और मैंने क्या बताया था n 1 से 10 के बीच का नंबर होना चाहिए, तो 41 तो 10 से ज्यादा का हो जाएगा, इसलिए 4 यहाँ पर ही जो मैंने डेसिमल को रोक दिया यहाँ पर। तो ये थे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 0.000412, तो इसको 1 2 3 4 5, तो इसको लिख देंगे 4.12 × 10⁻⁵ 5 को ढंग से लिख दूंगा। तो ऐसे लिखते हैं नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम आगे आगे बहुत बड़े बड़े नंबरों के बारे में डील करेंगे, तो इसलिए हम उन नंबर को 10 की पावर में कुछ करके लिख देते हैं, ऐसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। आज था हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर का पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 के अंदर हमने बेसिकली पढ़ा आयंस के बारे में, टाइप ऑफ आयंस के बारे में, सब कुछ कॉमन कैटायंस और एनायंस को जो कि आपको याद रखने, और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है कंपाउंड का, और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा। तो अब जो हमारा बेसिक्स है केमिस्ट्री का वो कवर हो चुका है। अब हम अगले 1 या 2 दिन से जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, वो आज से शुरू करने वाला। तो ये थे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। आई होप को आपको समझ में आए होंगे, और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ये कमेंट आपको जरूर करना, क्योंकि इस कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और फिर मैं भी मोटिवेट होकर अगले लेक्चर को पूरी इंटेंशन के साथ बनाऊंगा। उसके अंदर अपना 2 गुना 10 गुना पोटेंशियल लगाऊंगा उस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको जरूर ये बताना है कि लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर में अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आपको कमेंट में जरूर लिखना, मैं उस डाउट को जरूर लूंगा और सोल्व करूंगा। और बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा ये तो कमेंट में आपको जरूर ही बताना है। और अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।